अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर है हमारा सैलरी का। सैलरी हमारा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जो है हमारे पास जो है टोटल जो है 5 इनकम सोर्स होती हैं। ठीक है, उस इनकम सोर्स में 5 जो होती हैं वो एक होती है सैलरी इनकम, एक होती है प्रॉपर्टी इनकम, और थर्ड होती है हमारे पास बिजनेस इनकम, फोर्थ होती है कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल इनकम जो भी होगी। तो उसके बाद होती है अदर सोर्सेस। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमारा शुरू हो रहा है सैलरी इनकम का। तो सैलरी इनकम के लिए बात करते हैं। देखिए, डिफिनेशन है हमारे पास, मेन है सैलरी का। मैं सबसे पहले आपको बता दूं सैलरी क्या चीज होती है। सैलरी होती है एक एम्प्लॉयर, ठीक है, और एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है हमें जैसे एम्प्लॉयर होता है कंपनी का मालिक जो हमें रखता है, वो सैलरी देता है। और जो है सैलरी वो देता है तो वो किसको देता है, एम्प्लॉय को देता है। तो यानी कि वो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, एक एम्प्लॉयर जो है वो सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉयर को। ठीक है, इससे सैलरी ले रहा है, और जो है ये सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर जो है सैलरी ले रहा है। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा सेक्शन 12 का। इस सब इनकी जो है सेक्शन में अगर आप जाएंगे, इसके सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मैंने बताया था ये ना एम्प्लॉयर का की सेक्शन है। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, इंगेज कर लेता है। ठीक है, अपने साथ। फिर एक एम्प्लॉय होता है। वो एम्प्लॉय जो इंडिविजुअल होता है जो सैलरी पे काम कर रहा होता है, ये बिल्कुल डिफिनेशन जो इसकी सिंपल सी है। ठीक है, फिर डायरेक्टरशिप की आ जाएगी। फिर डायरेक्टरशिप क्या होता है, डायरेक्टरशिप जो है ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो फिक्स सैलरी पे होता है, जो रेगुलर बेसिस पे 9 to 5 जॉब कर रहा होता है। ठीक है, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। वो जैसे कि मैं, मुझे बुलाया जाता है, भाई मैं लेक्चर देने आ रहा हूँ यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे मीटिंग करने आ रहा हूँ उनके पास इंस्टीट्यूट पे। तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, जो मुझे लमसम जो है फीस मिलती है सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो किस टाइप का होता है, जो रेगुलरली जॉब कर रहा होता है 9 to 5 की, या 10 to 6 की, जो आजकल जॉब के टाइमिंग चल रहे हैं उस हिसाब से। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। डायरेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा इसके अगला। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा मैं बता देता हूँ। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। अच्छा, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या चीज़ है। सेक्शन 12 सेक्शन 1 में ये कहता है कि जो भी आपको रिसीव बेसिस पे सैलरी मिलेगी, ठीक है, जो भी रिसीव बेसिस पे इनकम मिलती है, उसको उसी टाइम पे टैक्स ईयर के हिसाब से उसी टाइम पे उसी महीने में टैक्स इनकम उसकी काट ली जाती है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं कोई डीपली नहीं जाऊंगा कि आप लोग समझ ना पाए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, इस चीज़ को समझते होंगे कि जैसे कि मेरा जो महीना है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताऊं, सिंपल वे में बताऊं कि जॉब मैंने स्टार्ट करी है। ठीक है, जॉब मैंने स्टार्ट करी जनवरी 2024 में। ठीक है, और हमारा जो टैक्स ईयर होता है वो कब का होता है कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पे ख़त्म होता है अगले साल। जैसे कि मैं विल्फर्स यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ और आप लोगों को सेंड भी कर चुका हूँ, एक्सेल की शीट भी सेंड कर चुका हूँ, और आपको जो है लेक्चर के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये भी सेंड कर चुका हूँ। अच्छा देखिए, हमारा जो होता है जनवरी, सॉरी, 1 जुलाई 2024 से हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे यार हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। जन 1 जुलाई 2024। ठीक है, ये हमारा टैक्स ईयर है।
टैक्स ईयर में बता रहा हूँ आपको। टैक्स ईयर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो है नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप के टैक्स ईयर होते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है अपना स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरा होता है हमारे पास अ, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको फिलहाल बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी बता रहा हूँ। जिस टाइम पे चार्ज होती है उस टाइम पे जो है हमारी सैलरी डिडक्ट होती हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ तक जाती है हमारे पास? 30 जून, नॉर्मल टैक्स ईयर है हमारा, 30 जून 2025 तक का। 30 जून 2025, तो सारा है 30 जून 2025, ठीक है। हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुआ, 30 जून 2025 में हमारा खत्म हो गया। तो इसके दौरान में हम जो भी कुछ कमाते हैं उसका हमें टैक्स पे करना पड़ता है 30 जून के बाद। जो कि हमारी जो टैक्स ईयर की जो फाइनल रिटर्न फाइलिंग की जो डेट होती है, रिटर्न रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है हमारे पास, वो है 30 सितंबर, गवर्नमेंट ने जो हमें अलाउ की है, ठीक है। हर साल 30 सितंबर से पहले पहले हमें रिटर्न फाइल करना होता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनवरी में मुझे जॉब मिली, ठीक है। मैं आपको 1 जुलाई से नहीं बता रहा हूँ, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इस चीज़ को देखिएगा। मुझे 1 जनवरी में मेरी जॉब लगी, 1 जनवरी से मैं अपॉइंट हुआ। उसके बाद मैंने जनवरी की सैलरी ली फरवरी में, ठीक है। फरवरी की सैलरी ली मैंने मार्च में। ऐसे ही होता है ना भाई, हर महीने की सैलरी जो नेक्स्ट ईयर मिलती है, वो नेक्स्ट मंथ में मिलती है, जो भी महीने में काम कर रहा होता हूँ। जैसे मैं जनवरी में काम कर रहा था, तो जनवरी में मैंने पहले काम किया, फिर फरवरी में मुझे सैलरी मिल गई। तो जनवरी की सैलरी फरवरी में मिली, फरवरी की मार्च में, इसी तरह करते करते जून की सैलरी मिली जुलाई में, ठीक है। अभी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट देखिएगा पूरा, कि लास्ट सैलरी मुझे मिल रही है जुलाई में और फर्स्ट सैलरी मिल रही है मुझे फरवरी में। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जनवरी की सैलरी मिल गई, फरवरी की मिल गई, मार्च की मिल गई, अप्रैल की मिल गई, मई की मिल गई, जून की मिल गई। लेकिन जब मैं अपना टैक्स ईयर जब फाइल करूंगा तो मैं इसमें से कितनी सैलरियाँ लूंगा? मैं इसमें से देखें लूंगा टोटल ये 5, जो फरवरी में मिली है मुझे और जो जून तक मिली है। जून की जो जुलाई में मिली है मेरी, वो सैलरी काउंट नहीं होगी उस ईयर में। क्यों काउंट नहीं होगी? क्योंकि वो मुझे मिली है जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में मिली है। इसका मतलब है मेरा वो नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। जैसे 2025 में जुलाई में मुझे सैलरी मिली है, तो दो ईयर जो है 2026 का कहलाएगा उसका। ये बात समझ में आ गई है ना आप लोगों को? ठीक है। 2026 में मेरी ये सैलरी काउंट होगी, तो मैं जो टैक्स पे करूंगा, जो मैं रिटर्न टैक्स पे करूंगा वो करूंगा इस पे। जनवरी की जो सैलरी मुझे मिली है फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, और मई की जून में। तो जून तक की सैलरी मैं उसके ऊपर टैक्स पे करूंगा। जैसे कि मुझे 5 लाख सैलरी मिली है, तो जाहिर सी बात है अब 5 लाख सैलरी पे जो है हमारे पास कोई भी स्लैब नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। अगर मेरी सैलरी होती इससे ज़्यादा, या फिर ये जो है मुझे जनवरी में जो है दिसंबर की सैलरी मिली होती, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे ले जाऊँ, इधर ले, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जो मैंने यहाँ लिख दिया है,
यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही। मैं जुलाई में सैलरी पे लगा, ठीक है, जुलाई में मुझे कोई सैलरी नहीं मिली, अगस्त में मिली। तो अगस्त में मिली तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। फिर यहाँ आ गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अब मुझे कितनी सैलरियाँ मिल गई? अब 13 सैलरी मिल गई ना, एक ज़्यादा मिल गई। तो मैं जुलाई की सैलरी काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। जो मुझे सैलरी जब तक मिली है मैं वो काउंट करूंगा। अब देखिए, मुझे जो मिली जुलाई की सैलरी अगस्त में, तो मेरे पास कितनी हो गई टोटल सैलरी? इस वाले कॉलम में कितनी आ रही है आपके पास? 5 लाख रुपए, ठीक है। और इस वाले कॉलम में मेरे पास कितनी आ रही है? 6 लाख रुपए। तो मेरी हो गई 11 लाख रुपए सैलरी। तो जो भी मेरा टैक्स स्लैब होगा 11 लाख रुपए के ऊपर, वो इस साल में 2025 के में अंदर जो जमा कराऊंगा वो इस साल पे लगेगा, ठीक है। ये स्लैब वगैरह मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास में प्रैक्टिकल करते वक्त दिखाऊंगा। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से हम लोग ये इसको डाउनलोड करेंगे, वहीं से मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हमें जो है सब चीज़ें देखनी है उसके अंदर। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें मैंने जुलाई ऐड क्यों नहीं किया है? क्योंकि जून की सैलरी मुझे जुलाई में मिली है, सही है ना। तो ये ऐड नहीं होगी, वो नेक्स्ट ईयर में ऐड होगी। क्योंकि ऐसी बात है, अगर ये जून जुलाई में मुझे अगर मैं लगाऊं, मुझे कोई सैलरी नहीं मिली है, तो क्यों नहीं मिली है? क्योंकि मैं एक महीने के बाद सैलरी लेता हूँ। इस महीने की सैलरी मैं नेक्स्ट मंथ में लेता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा एक कॉन्सेप्ट और चल रहा था आप लोगों के पास, पर यूजेस का, ठीक है। अब पर यूजेस में क्या होता है कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 कहता है हमें कि इसकी बहुत टिपिकल डिफिनेशन है। इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप अलाउंसेस का समझ लें। अलाउंसेस हमारे डिडक्टेबल जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के थ्रू होते हैं, ठीक है। जो अलाउंस डिडक्शंस में आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने छुट्टी कर ली, मेरी सैलरी में से पैसे कट गए, तो वो उस टाइम डिडक्ट हो गए होंगे इस महीने की सैलरी से। तो मेरी जो सैलरी होगी, जैसे 11 लाख रुपए बनी थी, उस 11 लाख रुपए में से मेरी सैलरी के उस दिन की सैलरी के पैसे माइनस हो जाएंगे जब मुझे टैक्स पे करना होगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो भी डिडक्शन होगी सैलरी में से अमाउंट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो सैलरी मुझे नहीं मिली। उस दिन की मैंने जो है वर्किंग नहीं की, सर्विस नहीं दी, तो मुझे उसकी पे नहीं मिली। यहाँ पे आप लोगों को आ गई ये समझ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको परगेज क्या है। परगेज के लिए मैं थोड़ा वर्किंग में आपको बताऊंगा। देखें, मैं अभी काम कर रहा हूँ शेल पाकिस्तान में, ठीक है। शेल पाकिस्तान है, शेल पेट्रोल पंप जैसे है ना, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ से जो है ना एक महीने में सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो हर महीने वो मुझे देता है। अब जो है इनके हो गए हालात खराब, इनके हो गए हालात खराब शेल पाकिस्तान वालों के। जब इनके हालात खराब हो गए तो उन्होंने कहा कि यार अभी हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब क्या करें भाई? मैं जो है आपके काम करता हूँ अपनी शेल यूके से, जो है ना यूके वाली ब्रांच को बोलता हूँ, वो आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर देंगे, वो दे देंगे आपको सैलरी। तो भाई अब एक बात बताएं, अगर मुझे, मैं काम का कर रहा हूँ शेल पाकिस्तान में, मैं काम कर रहा हूँ शेल पाकिस्तान में, शेल पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे सैलरी जो पे कर रहा है वो कौन कर रहा है? सैलरी कौन पे कर रहा है मुझे? शेल यूके, ठीक है। शेल यूके मुझे सैलरी पे कर रहा है। तो मुझे ये बताएं कि मुझे सैलरी का जो टैक्स काटेगा वो कौन काटेगा? सैलरी यूके वाली ब्रांच काटेगी जो फॉरेन कंपनी है, जो पाकिस्तान से बाहर है, या जो है शेल पाकिस्तान काटेगा? देखें, मैं जॉब का कर रहा हूँ असल में शेल पाकिस्तान के पास कर रहा हूँ। हालात किसके खराब हुए हैं? शेल पाकिस्तान के खराब हुए हैं, ठीक है। मगर मुझे तो सैलरी मिल रही है ना। अब शेल पाकिस्तान क्या कहेगा कि भाई इसको 1 लाख रुपए आप सैलरी दे दो, ठीक है। और जो है मेरे बजट में से काट लेना, यानी कि जो मैं आपके पास साइन करूंगा उसमें आप जो ऐड कर देना। तो ये शेल यूके वाला जो 1 लाख रुपए लेगा ना, ये किससे लेगा?
शेल पाकिस्तान से लेगा। शेल पाकिस्तान पे करेगा इसको। ठीक है। पे ऑफ शेल यूके। लेकिन मुझे जो एक इन्होंने 1 लाख रुपए जो मुझे ट्रांसफर किए हैं, तो उस पे जो भी टैक्स कटेगा वो मेरी शेल पाकिस्तान के एंटिटी के थ्रू कटेगा। यानी कि मैं एम्प्लॉयर जिसका हूँ, जिसका मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा टैक्स वही डिडक्ट करेगा। उसके अलावा वो दूसरा बंदा नहीं करेगा। इसकी एक और मिसाल और मैं देता हूँ कि शेल पाकिस्तान में मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी क्या है कि शेल पाकिस्तान ने मुझे जो है पीएसओ से ऑफर आ गई। ठीक है। पीएसओ पेट्रोल पंप से ऑफर आ गई। अब क्या हुआ कि भाई पीएसओ पेट्रोल पंप वाले ने मुझे एक एडवांस सैलरी दे दी कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बोनस के थ्रू एक सैलरी दे रहा हूँ। ठीक है, बोनस के थ्रू एक सैलरी दे रहा हूँ 5 लाख रुपए। ठीक है। इसने 5 लाख रुपए दे दिया और इसने टैक्स भी काटा होगा इसमें, क्योंकि इसने दिए मुझे, मेरी आईडी बनाई होगी और मुझे लालच दिए कि भाई 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा तो मेरे पास आ जाओ, शेल पाकिस्तान को छोड़ दो। अच्छा, मैंने सोचा कि भाई मैं जाऊं या नहीं जाऊं, फिर मेरा दिमाग बना चलो यार, मेरा बोनस तो आ गया 5 लाख रुपए, यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे एडवांस से 5 लाख रुपए भी मिल गए बोनस के थ्रू, वो मुझसे वापसी भी नहीं लेंगे और मैं चले जाता हूँ। अब मुझे शेल पाकिस्तान से भी सैलरी मिल गई। ठीक है। और मुझे 5 लाख रुपए पीएसओ वाले से भी मिल गए। जब मुझे दोनों से सैलरी मिल गई तो मेरे पास जो सैलरी हुई, ठीक है, जो मेरे पास जो सैलरी हुई वो हो गई टोटल 6 लाख रुपए। तो जब मैं अपनी सैलरी का टैक्स पे करूंगा तो इन दोनों को अपने साथ अटैच कर लूंगा। ठीक है, अपने रिटर्न में इन दोनों को अपने साथ अटैच कर लूंगा अपने रिटर्न में, ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरी जो इनकम पे टैक्स कटा हुआ है वो इन दोनों की सैलरी के ऊपर से कटा हुआ है। शेल पाकिस्तान ने भी मेरी सैलरी काटी है और शेल और पीएसओ वाले ने भी काटी है मेरी, यानी कि जो डिडक्शन टैक्स काटा है। तो 6 लाख रुपए का मैं जो भी टैक्स दूंगा 6 लाख रुपए के हिसाब से दूंगा उस महीने का। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है। अब दूसरी चीज एक और चलते हैं कि मैंने लोन लिया बैंक से। ठीक है, मैंने लोन लिया बैंक से, बैंक लोन ले लिया। और बैंक लोन मैंने लिया है तकरीबन कोई 10 लाख रुपए का। ठीक है। अब भाई मैंने बैंक लोन तो ले लिया, अब उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ, जो भी हुआ उसकी बात अलग करेंगे, बाद में करेंगे जो इंटरेस्ट चार्ज चार्ज हुआ। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना वो क्लियरली एक फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, कि मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का। अब ये मुझसे पर मंथ जो लेगा, पर मंथ मैं इसको पे करूंगा 50,000 रुपये। ठीक है। और जो है 1 साल में मुझे इसको खत्म करना है, 10 महीने में, 12 महीने में, 10 महीने में तकरीबन मुझे इसको खत्म करना है। मैं इसको बोलता हूँ शेल पाकिस्तान को। ठीक है। मैं शेल पाकिस्तान को बोलता हूँ, शेल पाकिस्तान लिखना जरूरी नहीं है वैसे, शेल को मैं बोलता हूँ कि अ, मेरी सैलरी जो है, प्लीज पे माई सैलरी ट्रांसफर पर मंथ 50,000 बैंक मिजान बैंक। ठीक है, मिजान बैंक लिख दिया, मिजान बैंक से लिए मैंने, मिजान बैंक। ठीक है। उसके आगे लिख दिया था मिजान, ताकि आप लोग समझ जाए। ठीक है भाई, मिजान बैंक से मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का। अब मैं उसको दूंगा पर मंथ 50,000 रुपये। सही है। तो क्या होगा कि मुझे शेल पाकिस्तान के मुझे लाख रुपए सैलरी दे रहा है, उसमें से 50,000 रुपये मेरी लोन की पेमेंट जो है वो डायरेक्टली पे कर रहा है, उधर बैंक को दे देता है और मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल देता है। तो अब आप ये बताएं कि जो शेल पाकिस्तान मुझे जो सैलरी दे रहा है 1 लाख रुपए टोटल, उसमें से 50,000 रुपये उधर दे दी उसने, पे कर दी। 50,000 रुपये मुझे दे दी उसने। तो मैं तो जो मेरा जो सैलरी का टैक्स कटेगा वो तो 1 लाख रुपए पे ही कटेगा ना, क्योंकि जो शेल पाकिस्तान ने मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक लोन की पेमेंट उसने आगे पे कर दी बैंक को, तो वो मेरी ही सैलरी से की है, उसने अपने पास से नहीं की है। तो क्या होगा,
कि उसका टैक्स मेरे पास से ही डिडक्ट होगा। सही है। अच्छा, एक और मिसाल ले लेता हूँ इसी के ऊपर। उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ये जो टाइप हुआ है इसी पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने ना ये लोन लिया है, बैंक लोन लिया है मिजान बैंक से 10 लाख रुपए का, और पर मंथ उसको 50,000 रुपये देने हैं। ठीक है, लेकिन शेल पाकिस्तान बोलता है यार ये लोन तुमने ले लिया, अब तुम अपना काम वाम कर सकते हो, सब कुछ सही है, ठीक है। तो समझ लो ये 50,000 रुपये मैं तुम्हारे ना हर महीने बोनस के थ्रू में जो है ना लगा देता तुम्हें, और जो है तुम्हारा ये लोन मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकूं। अभी तुम्हें ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, जो भी है। तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई। अब शेल पाकिस्तान क्या करता है, वो मेरी सैलरी टोटल 1.5 लाख रुपए के हिसाब से बना देता है। जो अपना पेरोल बनाएगा वो 1.5 लाख के हिसाब से बनाएगा, और जो मैं टैक्स पे करूंगा वो 1.5 लाख के हिसाब से करूंगा पर मंथ के। ये बात आ गई समझ में, क्योंकि उसने कहा है कि मैं बोनस के थ्रू आपको दे रहा हूँ हर महीने, जब तक ये तुम्हारा लोन है। तो अच्छा है कि मेरी तरफ से भी तुम्हें हेल्प हो जाएगी, और तुम्हें लोन भी नहीं पे करना पड़ेगा, तुम ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरी जो सैलरी में वो ऐड करेगा, वो लोन, लीज लोन जो है वो एक एडिशन दिखा देगा और वो पे करेगा। तो मैं जो टैक्स पे करूंगा एफबीआर को, वो 1.5 लाख रुपए पे ही करूंगा। ठीक है, जो उसने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं, वो भी 1 लाख रुपए तो उसने मुझे दिए, 50,000 रुपये मेरा लोन चुका दिया। ठीक है, तो मेरा तो फायदा हो गया ना कि यार 10 लाख रुपए भी मिल गए मुझे बैंक से, और जो है मुझे वापसी भी नहीं करने पड़ेंगे किसी को, मुझे मेरा काम ऐसे ही हो गया। तो मेरी वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी इनकम बन जाएगा। समझ गए आप। अगर ये कंपनी मुझे लोन दे देती 10 लाख रुपए, अगर ये कंपनी मुझे लोन दे देती 10 लाख रुपए, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता कि इसका ये होता क्राइटेरिया कि ये कंपनी जो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओ यार, सही है। तो इसका फायदा मुझे क्या होता कि मुझे लोन नहीं देना पड़ रहा और मुझे पैसे मिल रहा है। अगर बिल फर्ज ऐसा हो जाता कि शेल पाकिस्तान मुझे बोलती कि भाई तुम बैंक से लोन ले लो, ठीक है, खुद बोलती लोन ले लो, और ये लोन जो है मैं खुद तुम्हें दूँ, जो है नहीं दे सकता, बैंक से अपने नाम पे लोन ले लो, पे मैं करूंगा, खुद बोल देती वो, पहले ही बोल देती। तो क्या होता कि उसका इंटरेस्ट भी उसके जिम्मे होता, सब चीज़ें उसकी जिम्मे होती। अब जब इंटरेस्ट लग जाता, तो वो इंटरेस्ट मेरे पास चार्ज होता क्या? हम्म, नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको अगले इंशाल्लाह लेक्चर में बताऊंगा इंटरेस्ट के ऊपर क्या बनता है। तो इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर हमें नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम वैसे ही दे रहे हैं। तो उस पर मैं कौन क्यों टैक्स पे करूंगा? मैं तो टैक्स पे नहीं करूंगा ना, मैं तो वेज होल्ड ही बन जाऊंगा फिर। अगर मैं अगर सीधी सी मिसाल दूं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, तो टैक्स पेयर तो वेज होल्ड भी बन जाता है। अब वो किस तरह से बनता है, वो बहुत आगे के लेक्चर है, बिजनेस के लेक्चर है, जब हम डिडक्शन लेवल पे आएंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा। यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज, समझ सही है ना? अलाउंसेस का, और जो है क्या कहते हैं, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है इसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलो मोटर व्हीकल के ऊपर क्या लग सेक्शन, जो मुझे आप लोगों को क्लास में बताना है, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप लोगों को पूरा डिफाइन कर दूँ। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लास में फिर हम लोग आपको जो है इसके ऊपर आप लोगों को बाद में समझा देंगे कि किस तरह से इसकी जो प्रैक्टिकल वगैरह फाइलिंग हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पशन। अच्छा, एग्जाम्पशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एग्जाम्पशन जो होती है वो हमारे जो सैलरी स्लैब में नहीं आएगी, वो चीज़ एग्जाम्प्ट है। यानी कि क्या है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 और 8 में कहता है कि मैंने आपको कोई एरियर पे किया है, ठीक है, एरियर, कोई पुरानी उसका जो मेरे पास रुक गया, जैसे आपकी सैलरी, या आपने छुट्टी कर ली थी मैंने वो काट लिया, तो उसका भी वो भी एग्जाम्प्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन वो जो है उसकी भी एक तरीकेकार है कि वो कब कब एग्जाम्प्ट होती है, कब कब नहीं होती। तो वो मैं आप लोगों को क्लास में जब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल जब हम लोग एफबीआर के पोर्टल पे दिखा रहे होंगे और सैलरी की पूरी शीट बनाएंगे, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, ये आप लोगों को आ जाएगा समझ में। अभी हम चलते हैं मोटर व्हीकल पे।
जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, और अगर मैं क्लास में बताने बैठ गया आपको तो क्लास में बहुत लंबा चले जाएगा वो। सही है, तो ये आप लोगों को अभी बहुत आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, मेडिकल अलाउंसेस का भी आप लोगों को मालूम ही है वैसे तो। मैं और बता देता हूँ मेडिकल अलाउंस क्या चीज़ है भाई। मेडिकल अलाउंस ये होता है कि भाई हमें एक पे स्लिप में ना मेडिकल अलाउंस के नाम से एक पैसे मिलते हैं। ठीक है, यानी कि पर मंथ 3-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। और जो है वो जो है हमारी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। तो वो भी हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे होते हैं। ये बात आ गई समझ में? चलो जी। अब चलते हैं प्रोविजंस के अगले एक सेगमेंट पे, जो है मोटर व्हीकल का। सब सेक्शन 13, सॉरी, सब सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, और रूल कहता है इसका 5। ठीक है, रूल जो है इसका 5 है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में थोड़ी सी हिंट्स दी थी कि एम्प्लॉयर ने मुझे एक गाड़ी दी चलाने के लिए, कि भाई ये गाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये गाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप ऑफिस आए जाएं, और अपनी बेगम बच्चों को भी घुमाएं, अपने घर वालों को भी घुमाएं, और ऑफिस का भी काम करें, ऑफिस के लिए भी यूज में रखें इसको। ठीक है, इसको ऑफिस के लिए भी यूज में रखें। तो क्या होगा भाई, उसका कुछ इस तरह से बनेगा कि कंपनी ने कार परचेज करी 20 लाख रुपए की। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए। अब वो दे दी अपने एम्प्लॉयर को। किसको दे दी? अपने एम्प्लॉय को दे दी। एक सेकंड में यहाँ से जरा सही कर लूँ। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉय को दे दी कि भाई ये 20 लाख रुपए की जो गाड़ी है तुम्हारे यूज में है, मुस्तकिल। लेकिन क्या है कि इसमें तुम ऑफिस के सारे काम करोगे, और अगर हम कभी बोले किसी बंदे को देनी है ये गाड़ी, और उसको वो चले जाएगा ये काम करने, तो उसको भी दे दोगे। तो क्या होगा कि भाई 20 लाख रुपए की जो उसने गाड़ी ली है, लेकिन गाड़ी तो वही खुद यूज नहीं कर रहा, वो तो खाली अपने बिजनेस के काम में यूज करवा रहा है। लेकिन उसने एम्प्लॉय को दे दी परमानेंटली। तो क्या होगा कि वो आपकी जो है ना सैलरी में, एक जो है ना इसका हर महीने हर साल जो है ना, पूरे एक साल में, पूरे साल में, ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं, इसका जो है ना 5% आपकी सैलरी में इंक्लूड कर देगा। ठीक है, यानी कि बिल फर्ज आपकी सैलरी है भाई, आ, पूरी एक महीने की सैलरी है आपकी 1 लाख रुपए। सही है, 1 लाख रुपए आपकी एक महीने की सैलरी है। 12, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 12 से, तो ये हो गई 12 लाख रुपए सैलरी। सही है ना? ये समझते ही आइएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और ये आप लोगों के लिए आगे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आप लोग अगर एचआर की जॉब करते हैं या कोई फाइनेंस की जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो ये आपको जो है इसकी सारी चीज़ें मालूम होंगी, और इंटरव्यू में वगैरह में भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई मैंने अपने एम्प्लॉय को अगर ये चीज़ दी है तो उसको क्या बेनिफिट होगा, वो किस तरह से जो है मुझसे पैसे भी आ जाएंगे, और हम कार्ड भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो क्या होगा। अब क्या करेगा एम्प्लॉयर कि वो आपकी जब पे स्लिप बनाएगा ना, उस पे स्लिप में आपके पास जो ये 20 लाख रुपए दिए हुए ना, कि जो गाड़ी आपको दी है ना, उसका एक 5% का हिस्सा है ना, पूरे साल में के हिसाब से, पूरे साल के हिसाब से वो इंक्लूड कर देगा। पूरे साल का कितना बना? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए ने क्या किया, आपके पास ऐड कर दिया आपकी सैलरी में। तो अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? 12 की बजाय 13 लाख रुपए हो गई। लेकिन आपको मिल रहे हैं टोटल 12 लाख रुपए कैश। 1 लाख रुपए की जो है वो आपके ऊपर जुर्माना उसने लगा दिया एक साल में। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एक साल से, डिवाइड है 12, तो एक महीने में आपके 8,333 रुपये जो है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड कर देगा हर महीने। तो अगर ये देखा जाए तो भाई मेरी अभी सैलरी है 1 लाख रुपए, 8,333 रुपये मुझे मेरे पास ऐड हो गए। ठीक है, 8,333 रुपये मेरे पास ऐड होगा। अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो इस सैलरी के हिसाब से देना पड़ेगा। भाई मैं इसमें से माइनस कर लेता हूँ 50,000 रुपये पहले तो, इस महीने के 50,000 के हिसाब से मेरे पास जो जाएगी सैलरी, सॉरी, ये करो, -50,000 रुपये। ठीक है,
58,333 रुपये बन गए, 58,333। फिर मेरे पास जो बचा, इसमें से माइनस करके वो बचे, सॉरी, 58,333, ये मेरे पास बच गए। अब जो मेरा टैक्स कटेगा वो इस सैलरी के पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं आगे आप इंक्लूड करेंगे तो 12 महीने में कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इस पे कर लूंगा मल्टीप्लाई बाय 0.05%। तो 2917 रुपये का टैक्स बन गया, 2,917 रुपये का टैक्स। ये मुझे पे करना पड़ेगा हर महीने, जो मेरी सैलरी से माइनस हो जाएगा। तो मेरे हाथ में क्या सैलरी कितनी आएगी भाई? मेरे हाथ में सैलरी आएगी 55,470 आएगी। और ये टैक्स जो है, ये FBR को पे हो जाएगा। FBR टैक्स। आ गई यहाँ पे बात क्लियर हो गई? अब कोई पर्सनल मसला नहीं है? क्लास में भी बात समझ में आ गई थी और अभी भी आ गई होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज। कंपनी ने कहा कि भाई ये गाड़ी 20 लाख की है, तुम्हारी है, तुम ऑफिस की काम नहीं करोगे इसमें, तुम आओ ऑफिस इसमें या ना आओ, ये गाड़ी अब तुम्हारी हो गई। जब तक तुम मेरे पास काम कर रहे हो तुम्हारी ये गाड़ी है। अब जब उसने ये बोल दिया तो उसने क्या किया, उसके नाम पे एक लेटर भी बना दिया कि ये गाड़ी जब तक ये मेरे पास जॉब कर रही है इसकी है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन बना दी उसने, लेटर बना दिया। अब क्या हुआ कि जो है, जब ये लेटर बना के उसने मुझे दे दिया, ये गाड़ी हो गई मेरी, मेरे घर वाले भी खुश हो गए भाई, ये तो अब हम यूज करेंगे, तो आप ऑफिस अपनी जैसे जाते थे बस में धक्के खाते हुए वैसे ही जाइए कि गाड़ी तो हमारी है। सही है ना, ऐसा होता है ना अक्सर। ये समझने वाली बात है इस चीज में, कि ऐसा होता है कि आपको कोई चीज मिली हो और आपके जो घर वाले हैं वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये भाई बहन हो गए या जो छोटे होते हैं घर के, वो खास तौर पे बेगम हो गई आपकी, उनका कब्जा हो जाता है जो भी आपकी चीज होती है फिलहाल। अब इस पे क्या होता है, FBR को जो भी वो इंक्लूड करेगा ना, वो इसी फार्मूले के तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो इसी फार्मूले को मैं एक चीज यहाँ पे भी करके बता देता हूँ। इसको यहीं पर एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है। ठीक है। और या 1 लाख रुपए मेरी सैलरी, वहां पे 1 लाख रुपए लग रहे थे। तो वहां कितने लग रहे थे? 1 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे अब मेरे कितने लगेंगे? यहाँ पे सोचने वाली बात है ना, क्योंकि गाड़ी तो मेरी हो गई। जब गाड़ी मेरी हो जाएगी तो भाई मेरे पास जो वो चार्ज करेगा ना पूरे साल का, वो मेरे पास पूरे साल का चार्ज करेगा 2 लाख रुपए, क्योंकि 10% बन गया ना इसका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी मैं यहाँ देख ही नहीं रहा था, मैं अपनी कहानी सुना रहा था। 20 लाख रुपए की उसने मुझे गाड़ी दी। ठीक है। 10% का जो है ना उसमें, उसने एक साल में 10% की जो वैल्यू बनती है ना 20 लाख की, वो एक साल में मुझे पे करनी पड़ेगी अपने पास से। अब मैं अपनी सैलरी में इंक्लूड करके देगा वो मुझे, वो टोटल 10 लाख का जो 20 लाख का जो 10% होगा जो भी है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये मोटर व्हीकल के सेक्शन में लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर फॉर acquiring the motor vehicle or the fair market value, ठीक है, of the motor vehicle at the component, सॉरी, commencement of the lease। यानी कि लीज पे उसने गाड़ी उठाई है एम्प्लॉयर ने, और उसको अपने एम्प्लॉय को जो है पर्सनल यूज के लिए दे दी। पर्सनल यूज के लिए, अब उसके पर्सनल यूज में आ गई ना ये, तो क्या होगा, ये उसमें 10% का ये जो टैक्स लग रहा है ना, 10% का, यानी कि जो रेट लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है, ये रेट लग रहा है ये, कि ये 20 लाख की गाड़ी है, जब तक अब उसके पास है, भले 10 साल भी रहे उसके पास, 10 साल रहे भले 2 साल रहे, 2 साल में वो जॉब छोड़ दे, वो वापसी ले लेगी कंपनी। ठीक है ना। तो जब तक उसके पास है, ये 10% की अमाउंट जो है ना इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। अब इसकी सैलरी में ऐड कितनी होगी? 2 लाख रुपए हो गई 10 लाख रुपए का। करके दिखा दूंगा आप लोगों को यहाँ पे। देखें, ये फार्मूला लगाया है मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से समझ जाएंगे आप लोग। ये 10% है। अब 20 लाख रुपए का मल्टीप्लाई बाय 0.10 मैंने किया,
तो 10% 2 लाख रुपए हो गया। तो अब यहाँ पे मेरी सैलरी कितनी हो गई? टोटल 14 लाख रुपए हो गई साल की। जब 14 लाख रुपए मेरी साल की सैलरी हो गई तो मेरा जो पर मंथ की जो अमाउंट हो गई, पर मंथ की जो मेरी अमाउंट हो गई वो कितनी हो गई? 1,16,667। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरी जो अमाउंट हो गई 1 लाख रुपए में, उसका जो 16,666 रुपये पर मंथ के हिसाब से बन रहा है ना, 2 लाख रुपए का, वो मेरी सैलरी में ऐड हो गया। अब वो मुझे पे स्लिप देगा तो उसमें ये चीज़ ऐड कर देगा लीज के नाम से। ठीक है, इसके लिए मैं पे स्लिप आपको दिखाऊंगा आज। वो अब जो क्लास होगी ना उसमें मैं आपको पे स्लिप भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को आराम से समझ आएगी इसकी ये लीज लिखी हुई है, ये अमाउंट उसकी सैलरी में इंक्लूड हो रही है। फिर मैं आपको ये टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका भी बता रहा हूँ उसमें, तो वो भी आप लोग देख रहे होंगे। ये मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग समझ जाएं ताकि ये इस रिकॉर्डिंग में, कि बाद में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि जो भी अभी नेक्स्ट क्लास आने वाली है हमारी, उसमें तो खैर टाइम है, और जब वो आएगी तो आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरी जो सैलरी बनेगी वो इसी हिसाब से बन रही होगी जिस तरह से ऊपर बन रही थी। अब ये भी तो बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक अगर मसला हो आपको, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो इस एक्सेल फाइल को भी मैं दोबारा से जो है आपको सेंड कर देता हूँ, अपडेटेड। बल्कि एक्सेल फाइल अपडेटेड नहीं भेजूंगा मैं आपको, जहाँ तक मैंने आपको भेजी है ना अभी वहीं तक रखेंगे। ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करते वक्त उसमें ऐड करेंगे, और उसकी अपने मोबाइल से वीडियो बना लेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, मैंने इस तरह से किया, मुझे बताने के लिए। और मुझे ग्रुप में ही भेजेंगे ये। ठीक है, मुझे ग्रुप में ही भेजेंगे, जो आप लोग का ग्रुप है उसी में सेंड करेगा, ताकि मुझे पता लग सके कि भाई आप लोग सही कर रहे हैं। और वहीं पर ही अगर मुझे लगेगा तो मैं वहीं आपकी वीडियो स्टॉप करूंगा, बता दूंगा कि हाँ यार ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से होगा, तुमने यहाँ पे चीज़ गलत कर दी है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। और वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे मेरे पास, फिजिकल क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जो भी आप लोग आते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें फिजिकल बता दूंगा मैं। क्योंकि इसके ऊपर हम जैसे रिटर्न फाइलिंग करेंगे, रिटर्न से आप लोग आराम से इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है इस टाइम पे ख़त्म करते हैं, नमाज का भी टाइम हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर हो सका, मेरे पास टाइम मिल सका, तो मैं आपको एक लेक्चर अकोमोडेशन का भी बना के भेजूंगा, अकोमोडेशन क्या चीज़ है। ठीक है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 में आता है वो इसके बाद का लेक्चर होगा। तो वो भी आप लोग वैसे पढ़ लेगा, जो मैंने आप लोगों का हैंड आउट दिया है उसको आप लाजमी पढ़ेगा, रीड लाजमी करते रहें, और उसको खुद से समझते भी रहें। सही है, जो चीज़ कहीं पे समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगा उसका। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बस